नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज है वर्ल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग डे और हम बताएंगे आपको कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीका क्या है और इसकी अहमियत क्या है। वेल्थ क्रिएशन के लिए मनी मैनेजमेंट का सही तरीका समझाने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं, उनका परिचय करा देते हैं। हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हेमंत जी, विश्वजीत जी, दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिसके लिए हम ये शो दर्शकों तक पहुंचाते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग की अहमियत। यूं तो हर शो में हम इम्पोर्टेंस बताते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है। आज हम ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जरूरी तो है ही फाइनेंशियल प्लानिंग, पर उससे आप छोटे छोटे कदमों से एक बड़ी पूंजी कैसे तैयार कर सकते हैं और वो कौन से छोटे कदम हैं, उसकी हम चर्चा सबसे पहले करने जा रहे हैं। तो ये जो मुनाफे की स्ट्रैटेजी है, इसमें कई पड़ाव आते हैं और इन पड़ावों को आपको कैसे समझना है, उसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। हेमंत जी, सबसे पहले जब एक खर्च और बचत का हम खाका तैयार करते हैं, घर के लिए भी हम एक बैलेंस शीट पे लिखते हैं कि हमारे महीने के खर्च कितने हैं, फिर हमारी बचत कितनी हो रही है और फिर हमें कितना निवेश करना चाहिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए जो एक बजट बनाना होता है, बेसिकली उसकी सही ढंग से शुरुआत कैसे की जानी चाहिए? देखिए सॉरी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब हम अपने सेविंग प्रोसेस की बात करते हैं या अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, तो उसमें बजटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसका। क्योंकि अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट सक्सेस की ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो कहीं ना कहीं हमें एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत होती है। और बजटिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि आपके इस पूरे प्रोसेस में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए। तो जैसा आपने कहा कि ये किस तरीके से हम करें, देखिए क्या होता है जब आप बजटिंग करने बैठते हैं तो उसके दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। एक तो ये कि आपका ध्यान रहता है कि आपकी इनकम कितनी है, आप रेगुलरली देखते हैं कि आपकी जो एक्सपेंसेस है वो क्या है, आपके जो स्पेंडिंग पैटर्न जो है वो कैसा है। और जब आप उसको क्लोजली देखते हैं पहली बार, तो आपको पता चलता है कि कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो शायद अननेसेसरी है, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस है जहां पे हम कम कर सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिसिप्लिन लेके आता है। दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि जब हम जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें होता है गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, राइट। आप अपने गोल्स को डिफाइन करते हैं, फिर एक टारगेट बनाते हैं, फिर आप देखते हैं कि कितना पैसा आपको उन गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो आपके पास जब एक नंबर आता है करने की जरूरत है, तो आपके पास जब एक नंबर आता है, फिर आप जाते हैं अपने बजट को देखते हैं कि कितना पैसा मुझे हर महीने चाहिए, कितना पैसा मैं सेव कर सकता हूं इस समय पे, दोनों में क्या गैप है। अगर गैप है तो उस गैप को कैसे कम किया जाए। तो जैसा मैंने कहा कि वो बजटिंग जो है आपके एक्सपेंसेस को आपकी विद इन लिमिट रखता है। हालांकि इसमें कुछ थंब रूल भी रहते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से जाएं। और दूसरी बात क्या है, बजटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो सब लोग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। दूसरी बात, आपका जो गैप है, अगर कोई गैप है तो आपको पता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे उस गैप को कम करना है, और वो बजटिंग ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको उसको पूरा करने में मदद करता है। तो हेमंत जी ने जैसे बताया कि बजट एक तरीके से अनुशासन लाने का काम करता है आपके एक्सपेंसेस पर, आपके बचत पर, आपके निवेश पर। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है कि आपकी सही स्थिति है क्या। तो विश्वजीत जी, इसी में अगर हम जोड़कर आपसे पूछें कि एक महीने के बजट में आइडियली किसी को कितना खर्च करना चाहिए, कितना अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करना चाहिए। खर्चों से मेरा पहले मतलब था जरूरी खर्चे, फिर अपने लाइफस्टाइल पर आपको स्पेंड करना चाहिए, और फिर कितना निवेश करना चाहिए। क्या इसको हम एक रूल में डाल सकते हैं? जी बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि ये बहुत रिच लोगों के लिए है। तो ये हर एक के लिए है जिसको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना है, और ये एक रोड मैप है
और एक रास्ता है कि आपके जो गोल्स हैं उसको कितने जल्दी और कितने आराम से आप अचीव कर सकते हैं। अब वॉरेन बफेट जो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बात कही बड़ी अच्छी कि आपको जो इनकम मिलती है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर उसको खर्च कर लेते हैं और जो बच जाता है उसको सेविंग या इन्वेस्ट करते हैं। होना क्या चाहिए कि जो भी आपको इनकम आई है, सबसे पहले आपको अपने गोल्स के लिए जो सेव करना है, पहले वो उसको इन्वेस्ट कर लें और जो बच जाए उसको खर्च करें। तो ये एक अगर छोटा सा चेंज हम लेके आते हैं तो हम अपने गोल्स के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाएंगे। और क्वांटिफाइबल गोल्स होने चाहिए, जैसा हेमंत ने बताया कि बहुत सारे लोग बैक ऑफ द माइंड गोल्स को रखते हैं कि बच्चे की पढ़ाई करनी है, पैसा जोड़ना है, रिटायरमेंट है, अभी तो बहुत टाइम है, देखते बहुत समय है, देखेंगे आने वाले समय में देखेंगे क्या करना है। तो ये एक बहुत गलत अप्रोच है। तो आपको जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको आप अपने कागज पे लिखिए और उसको क्वांटिफाई करिए और उसको कैसे अचीव करना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने एक फॉर्मूले में स्वाति बताया, वो ऐसे कर सकते हैं, जो बड़ा पॉपुलर थंब रूल है वो है 50-30-20 रूल ऑफ 50-30-20। 50% जो भी आपकी इनकम है वो आपको जो मस्ट हैव्स है, जो आपकी ग्रोसरी है या बिजली का बिल है या बच्चों की पढ़ाई है, उस पे आपको इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है। जो बाकी 30% है, जैसे कि आज की जनरेशन जैसे सोचती है कि जिंदगी ना मिले दोबारा, तो एंजॉय भी करना है आज की लाइफ में, यानी कि सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, गोल्स के लिए सेव करते रहें। तो 30% जो है वो आपको, जैसे आईफोन खरीदना है, ट्रैवल करना है या डिनर के लिए आप बाहर जाते हैं, तो वो 30% आप उसके लिए रखिए। और जो बचता है 20% वो आपको फ्यूचर गोल्स के लिए, जो भी आपके बच्चों की पढ़ाई है या रिटायरमेंट जैसे गोल्स हैं, उसके लिए मिनिमम 20% सेव करना चाहिए। हालांकि मेरी सलाह हमेशा ये रहती है कि आपकी जो भी इनकम है, कम से कम 30% मिनिमम, जो इन हैंड सैलरी है या इन हैंड जो इनकम आती है, वो आपको 30% कम से कम सेव करनी चाहिए, और सेव नहीं, इन्वेस्ट करनी चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स के करीब पहुंच पाए। बिल्कुल। तो बजट प्लानिंग कैसे करें, हेमंत जी और विश्वजीत जी से हमने समझा। डिसिप्लिन लाता है, और एक अगर आप किसी एक रूल के तहत भी चले, वो रूल आप पे भी डिपेंड कर सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए जो आपके खर्चे हो वो आपके बचत से बहुत ज्यादा ना हो जाए, ओवर स्पेंडिंग ना हो जाए। उस हिसाब से आप अपने लिए अपना रूल भी तय कर सकते हैं। अब इसमें हम जरा आते हैं थोड़ा पर्सनल फाइनेंस के एंगल से, हेमंत जी, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। अब जब हम निवेश की शुरुआत करते हैं, हमें चाहिए कि हमें हर एक एसेट क्लास का ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, और उसमें डाइवर्सिफाई करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो हर एक एसेट क्लास में निवेश का एक फॉर्मूला क्या हो सकता है, किस आधार पर हमें एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो डाइवर्सिफिकेशन है, अगेन हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपको इन्वेस्टमेंट सक्सेस जो मिले वो कंसिस्टेंट हो और आपके गोल्स अगर पूरे हों, तो आपको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क और रिवॉर्ड के बीच में जो सही बैलेंस हो वो होना चाहिए। या हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से कि जो आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है उसको आप कैसे सुधारें। तो आई थिंक उसके अंदर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके दो एस्पेक्ट है अगेन इंपॉर्टेंट, उसे कि हम बात करें वो कैसे उसको करना है। एक तो होता है एसेट एलोकेशन, जहां से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट एसेट क्लासेस में बांटते हैं, इक्विटी, डेट, या फिर गोल्ड, या फिर रियल एस्टेट। बट अगर हम फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो जनरली हम बात कर सकते हैं इक्विटी और डेट, या फिर जो पेपर गोल्ड हो उसकी हम बात कर सकते हैं। तो एक तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से। दूसरा, विद इन एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे अगर हम इक्विटी में इन्वेस्ट करें तो इक्विटी के 3 सेगमेंट हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तीनों के बीच में इस तरह का एलोकेशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो। स्पेशली ये ध्यान रखते हुए कि इक्विटी खुद से एक काफी एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो अपने पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा एग्रेसिव आपको नहीं बनाना है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमेशा कि मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसलिए है क्योंकि बाय नेचर वो एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है। यानी अगर आप 5,000 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो किसी इक्विटी फंड में, तो आपका पैसा 10-15 सेक्टर्स, 50-60 स्टॉक्स के अंदर जाता है, जो आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट में नहीं कर सकते। तो एक तो ये कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ऐसे इसको डिसाइड करें, जैसे अगर बात करते हैं तो अगेन वहां पे भी थंब रूल हो सकते हैं, लेकिन मेरा हमेशा ये मानना है कि आप
अगर अपने टाइम होराइजन को डिफाइन कर दें, तो लॉन्ग टर्म में आपका फोकस होना चाहिए इन्फ्लेशन को बीट करना, यानी इक्विटी पे फोकस। मीडियम टर्म में आपको ग्रोथ भी चाहिए, आपको थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए, तो हाइब्रिड तरह का पोर्टफोलियो। और शॉर्ट टर्म में आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कैपिटल सेफ्टी, तो फिर वहां पे आप बेट करेंगे। तो मुझे लगता है ये जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन होगा। दूसरा, सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनिए जैसे म्यूचुअल फंड, तो आपको जो विद इन एसेट क्लास जो डाइवर्सिफिकेशन मिल रहा है वो भी मिलेगा। बिल्कुल। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक एंगल से नहीं बल्कि मल्टीपल एंगल से आपको देखने की जरूरत है, जैसा बताया भी हेमंत जी ने कि विद इन एसेट क्लास, विद इन कैटेगरी, इन तमाम जगहों से आपको एसेट एलोकेशन समझने की जरूरत है, तब आप उस पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे में विश्वजीत जी, अगर हम दो एसेट क्लास को ही ले यहाँ पर, इक्विटी और डेट, क्योंकि ये इनका आपस में कम कोरिलेशन होता है, तरीके के एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई ना कर लेना, क्योंकि जब बाजार चेंज होगा तो वो एक जैसे बिहेव करने वाले एसेट क्लास तो पोर्टफोलियो में उसी तरीके का आपको रिएक्शन भी देंगे। इसलिए इक्विटी डेट का जो मिक्स या जिसको हम रेशो कहते हैं पोर्टफोलियो में होना चाहिए, और वो कैसे पता करें कि सही मिक्स क्या हो इक्विटी टू डेट का? बिल्कुल स्वाति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो एसेट एलोकेशन है जस्ट लाइक अ बैलेंस थाली, जो आपको सब कुछ चाहिए, खाने में चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और ऐसे ही आपकी बॉडी को कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। तो एसेट एलोकेशन का सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप, जो फेमस कोट भी है, डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि यही जो रिस्क है कि अगर आपने, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सारा पैसा क्रिप्टो में डाल देते हैं या सारा शेयर्स में डाल देते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का केवल बड़ा एडवांटेज यही है कि कोई भी एसेट क्लास रिस्की हो सकती है और वो हमेशा टॉप नहीं रहती। अगर हम 40 साल का इतिहास देखें तो कभी गोल्ड ऊपर है, कभी डेट ऊपर है, कभी इक्विटी ऊपर है। तो ये डाइवर्सिफाई करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि एक तो रिस्क कम हो जाता है और आपका पोर्टफोलियो भी पोटेंशियल है कि आप अच्छे रिटर्न्स भी बना सकते हैं। जो एक रेशियो की बात करें तो हम मोटा मोटी ये कह के चलते हैं, थंब रूल वैसे तो हर एक के लिए कस्टमाइज्ड होना चाहिए थंब रूल, क्योंकि हर एक की रिस्क अलग है, हर एक का टाइम होराइजन अलग है, इन्वेस्टमेंट्स का, और उनके गोल्स अलग हैं। बट एक मोटा मोटी बेंचमार्क लेके चले तो कहते हैं कि अगर 100 रुपए हैं आपके पास तो 10 रुपए जो है वो हमेशा गोल्ड में होने चाहिए, क्योंकि गोल्ड भी हेज है और एक तरीके से इंश्योरेंस भी है कि इमरजेंसी में आप उसको बेच सकते हैं। तो 10 रुपए गोल्ड में, और 100 माइनस योर एज, अगर आप 50 साल के हैं तो 100 माइनस एज मानी 50 साल, 50% आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो 50% इक्विटी में हो गया, 10% गोल्ड में हो गया, जो बाकी 40% है वो डेट में होना चाहिए, जिससे कि स्टेबिलिटी आए आपके पोर्टफोलियो में और एक फिक्स रिटर्न्स भी आपको मिलते रहे। तो इक्विटी से आप ग्रोथ लेके आते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं और एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ मूव करते हैं, वहीं आपको डेट से एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है, और जो रिटर्न्स के पोटेंशियल है वो भी काफी बढ़ जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बोला कि इक्विटी और टू डेट का रेशो क्या होना चाहिए, और इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा गोल्ड भी आपको चमक के लिए और महंगाई को मात देने के लिए ये भी जरूरी है। तो इस प्रकार से आप सही एसेट एलोकेशन कर सकते हैं विद इन कैटेगरी। अब जब एक बार निवेश की शुरुआत हो जाती है हेमंत जी, तो लोग एसआईपी करते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलिए हमने शुरुआत कर दी, अब हमारा काम खत्म, अब बस वेट करना है कि हम अच्छा रिटर्न कब मिले। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे तो आपको अपने निवेश को बढ़ाना भी तो है। तो स्टेप अप एसआईपी, ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है सर? मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे हमने शुरुआत में भी बात की कि आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के अंदर वो डिसिप्लिन होना जरूरी है। और हमने ये भी कहा कि किस तरीके से आप डिसाइड करें कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट करें, कितना पैसा आप स्पेंड करें। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शुरुआत में वो डिसिप्लिन चाहिए। इन्वेस्टिंग एक प्रोसेस है, जो शुरुआत होती है जब आप शुरू करते हैं इन्वेस्ट करना, और खत्म होती है जब आपका एक पर्टिकुलर गोल खत्म, जब आप कंप्लीट करते हो उसको। तो कहीं ना कहीं हमें समझने की जरूरत है कि ये डिसिप्लिन जो है ये हमेशा रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, हर साल अगर आपकी इनकम बढ़ती है, उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। नहीं तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी इनकम या आपकी जो कैपेसिटी बढ़ती है इन्वेस्ट करने की, उसको आपको फायदा नहीं होता है। तो ये स्टेप अप एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि जब आप स्टेप अप SIP करते हो, यानी आप हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ाते हो, और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का होता है, तो इसमें काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है। तो जैसे हम एग्जांपल अगर हम ले लें यहाँ पे, मान लीजिए अगर आप 20,000 रुपए की SIP करते हैं 20 साल के लिए, 12% का हम रिटर्न मान के चलें तो करीब करीब आपका 2 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। लेकिन अगर आप स्टेप अप SIP करते हैं, यानी आप 10% से अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ाते हैं, तो ये जो कॉर्पस है आपका बढ़ के 4 करोड़ हो। तो जैसे हम देख सकते हैं कि अगर आप डिसिप्लिन रखें, सही एसेट क्लास चुने, अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें डिसिप्लिन तरीके से, तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग से उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा कि कितना बड़ा आप कॉर्पस बना पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है स्टेप अप SIP। और ऐसा दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका ये भी है कि देखिए, हम जब गोल बनाते हैं शुरुआत में, कभी कभी असेस करना मुश्किल होता है कि कितना पैसा हमको चाहिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, वैसे वैसे अपने आप गोल को भी रिवाइज करते रहें। और अगर रिवाइज के गोल को आपको अचीव करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने SIP के अमाउंट को बढ़ाते रहे। तो स्टेप अप SIP बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस के लिए। तो ना सिर्फ सिप करो बल्कि स्टेप अप सिप भी करो, मतलब SIP को बढ़ाना हर साल जरूरी है। लगभग कम से कम तो 10% से SIP आपकी बढ़नी ही चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे। ना सिर्फ निवेश बल्कि इंश्योरेंस भी जरूरी है, इमरजेंसी प्लानिंग भी करना बेहद इंपॉर्टेंट है। इन पहलुओं पर भी चर्चा थोड़ी देर में। तो कैसे कमाए मुनाफा, वेल्थ क्रिएशन का सही तरीका क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग के छोटे छोटे कदमों से आप कैसे अपने निवेश की जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं, इस पर चल रही है खास चर्चा हेमंत रुस्तगी और विश्वजीत पराशर से। विश्वजीत जी, समझना जरूरी है कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो बना तो लिया, सही एसेट एलोकेशन किया, डाइवर्सिफिकेशन का भी खास ख्याल रखा, SIP को भी स्टेप अप कर रहे हैं, तमाम चीजों का ध्यान रखा, लेकिन पोर्टफोलियो को रिव्यू करना, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो आपने एसेट एलोकेशन किया था, इक्विटी और डेट का तालमेल जो आपने बिठाने की कोशिश की थी वो कहीं बिगड़ तो नहीं गया, तो पोर्टफोलियो रिव्यू कब करना चाहिए? देखिए स्वाति जी, नॉर्मली केस में जो भी आपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है, तो अगर आप साल में एक बार भी रिव्यू करते हैं और कोई डेट फिक्स कर लेते हैं तो वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट कंडीशंस बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुई है, आपका इक्विटी एलोकेशन जो था वो ऑलमोस्ट 25-30% बढ़ गया है, या फिर इक्विटी एलोकेशन कम हो गया है मार्केट गिरने पे, तो इस समय पे आपको अपना पोर्टफोलियो रिबैलेंस जरूर करना चाहिए कि अगर इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया है तो उसको डेट की तरफ ले जाना चाहिए, वापस उसी एसेट एलोकेशन को फॉलो करना है, क्योंकि अगर हम एसेट चेंज नहीं करेंगे तो रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे ही दूसरा समय है कि आपको ये जब भी आप एसेट एलोकेशन कर रहे हैं तो ये पोर्टफोलियो रिव्यू आपको मदद करता है कि कौन से फंड्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से फंड्स आपके नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ट्रैक रख पाएंगे उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कि ये फंड मुझे रखना चाहिए क्योंकि ये अच्छा रिटर्न दे रहा है, या ये फंड मुझे परफॉर्म नहीं कर रहा काफी समय से तो मुझे इससे निकल जाना चाहिए। तो ये भी एक रिबैलेंसिंग के समय आपको पता लग जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आपके हो सकता है आपके घर में एक नया बच्चा आ गया है, या कोई और एजुकेशन गोल है जो बढ़ गया है, इन्फ्लेशन को देखना है, तो आपकी लाइफ में भी चेंजेस हो रहे हैं, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो गई है, जैसे कि स्टेप अप बताया था, अभी हमने डिस्कस किया। तो इन सभी तमाम चीजों को नजर करते हुए आपको जब भी रिबैलेंस करें, 6 महीने में या साल भर में एक बार अपने पोर्टफोलियो को जरूर चेक करें। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं अगर आप बारीकियों को नहीं समझते हैं, बट लगाकर भूल जाना भी कोई बहुत अक्लमंदी वाली बात नहीं। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे पहलुओं की बात करते हैं जिसका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, इसलिए इमरजेंसी प्लानिंग। हेमंत जी, इमरजेंसी के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है यूजुअली, या कितना पैसा रखना चाहिए? स्वाति, आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो मेरा ये मानना है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जब आप शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपका जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट में बेसिकली आप 2-3 चीजें कवर करते हैं। एक तो आपकी लाइफ का रिस्क या आपकी हेल्थ का रिस्क,
यानी ऐसा रिस्क जिससे आपके लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, आपके लिए या बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए। तो शुरुआत लाइफ इंश्योरेंस से, हेल्थ इंश्योरेंस से, और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसा आपने कहा वो है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना आप उस पैसे को यूज करके उस फाइनेंशियल इमरजेंसी को टैकल कर सकते हैं। हमने देखा, पहले भी देखा है हमने कि फाइनेंशियल इमरजेंसीज आती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आते हैं। कोविड के टाइम हमने देखा कि ऐसे किस तरह की सिचुएशन हो सकती है जिससे हमारा पूरा फाइनेंशियल जो सेटअप है वो पूरा बिगड़ जाता है। पहले हम मानते थे कि 3 से 6 महीने का पैसा अगर आपके पास हो एक्सपेंसेस के बराबर तो आपके लिए वो इनफ है। बट मुझे लगता है अब समय आ गया कि उससे ज्यादा अगर आप एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फंड बनाएं, यानी मे बी एटलीस्ट 6 to 9 मंथ्स तो होना ही चाहिए जो आपके एक्सपेंसेस है। और जो मैं एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं उसमें सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अगर आपका कोई लोन है, उसकी ईएमआई है, वो सब मिला के पहले आप उसको एक जैसे लिक्विड फंड जैसे ऑप्शन में रखिए। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको अगर कोई इमरजेंसी आती है तो अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिस्टर्ब किए बिना आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, जैसा मैंने कहा, 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इनफैक्ट आपकी शुरुआत जो है इन तीनों से होनी चाहिए। तो इमरजेंसी और इंश्योरेंस प्लानिंग ये दोनों बेहद जरूरी है आपके पोर्टफोलियो के लिए। और इसमें एक और जो मैनेजमेंट जिसका जिक्र करना बेहद जरूरी है विश्वजीत जी, वो है डेट मैनेजमेंट। मतलब कई बार कई जो लोग होते हैं अपने करियर की बहुत शुरुआत में ही लोन ले लेते हैं और उसमें भी अनसिक्योर्ड लोन की मात्रा काफी ज्यादा होती है। तो लोन मैनेजमेंट के लिए कितना परसेंटेज एक डिसाइड करना चाहिए किसी को कि इससे ऊपर कर्ज नहीं जाना चाहिए? क्या इसका कोई नियम है? जी बिल्कुल स्वाति जी, मेरे हिसाब से अगर आपकी इनकम 100 रुपए है तो 30% से ज्यादा आपका किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं होना चाहिए, चाहे वो होम लोन है या पर्सनल लोन है। होम लोन फिर भी हम अच्छा मानते हैं क्योंकि एटलीस्ट आप एक एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल लोन और बाकी तरीके के लोन्स तो आपको बिल्कुल डेट ट्रैप की तरफ ले जाएंगे। ना आप सेविंग कर पाएंगे, ना आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो आपको अपने खर्चों पर बिल्कुल ट्रैक रखना चाहिए। 30% से ज्यादा कतई भी आपको कोई भी ईएमआई या लोन नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपका सारा फाइनेंशियल प्लान बिगड़ सकता है और आप एक और कर्जे में पड़ जाएंगे, क्योंकि उस लोन को पूरा करने के लिए आप और लोन लेंगे जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो मेरे हिसाब से अपनी उसी हिसाब से करना चाहिए स्पेंड कि 30% से ज्यादा आप कतई भी कोई भी लोन ना लें। तो आपकी ईएमआई कम से कम 30 से 35% से ज्यादा आपके मंथली सैलरी की कोशिश कीजिए ना ही हो, क्योंकि तब बजट जो है बिगड़ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो ये है कि अब तो आजकल जमाना क्योंकि अब इतना डिजिटल हो रहा है, हर किसी को लगता है कि वो खुद से अपने दम पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे हमें कि फाइनेंशियल सलाहकार क्यों इंपॉर्टेंट है। हेमंत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए स्वाति, फाइनेंशियल सलाहकार इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने बात की फाइनेंशियल प्लानिंग की। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो भी एस्पिरेशंस हैं, हमारे जो भी ड्रीम्स हैं, हमारे खुद के लिए और बाकी जो फैमिली मेंबर्स की, वो सब डिपेंड करता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कितना सक्सेसफुल है। यानी हमने जो गोल्स डिफाइन किया हम उसको कैसे पूरा कर पाएंगे, क्या हमारा वो प्रोसेस सही है, क्या हम ट्रैक पे हैं, क्या हम बहुत ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जहां पे आपको मदद चाहिए होती है, हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप क्वांटिफाई नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए मार्केट में वॉलेटिलिटी है, आपको डर लग रहा है, आपने सडनली बदलाव कर दिया, उससे आप फाइनेंशियल फ्यूचर पे बहुत फर्क पड़ेगा। हैंड होल्डिंग, गाइडेंस की हमेशा जरूरत होती है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं, आपको लगता है कि आप सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, आपको लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ठीक से कंट्रोल में रहेगा, वो चाहे आप चाहिए तो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज मुझे लगता है एक कोच, एक गाइड या एक फाइनेंशियल एडवाइजर या कोई भी आपके लिए प्रोफेशनल, उसकी मदद लीजिए, ताकि जैसा मैंने कहा आपके जो सपने हैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए वो पूरे आप कर सकें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और एक सही फाइनेंशियल सलाहकार को कैसे पहचान सकते हैं विश्वजीत जी? हमारे प्लेटफॉर्म पर जो आते हैं वो तो आप सब जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं ही, लेकिन आजकल तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हर एक कोने में मिल जाते हैं, हर एक साइट पे मिल जाते हैं, हर एक सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ज्ञान तो बटोर ही रहा होता है। तो सही फाइनेंशियल सलाहकार की पहचान कैसे की जाती है?
बिल्कुल स्वाति जी, पहले मैं दो बात और बताना चाहूंगा कि जब आप कोई किसी लीगल केस में फंस जाते हैं तो क्या आप खुद वकील बन जाते हैं, या कभी आप जब बीमार हो जाते हैं तो क्या आप खुद डॉक्टर बन जाते हैं। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स है तो वो आप खुद कैसे शुरू कर देते हैं जब आप उसकी बारीकियों को समझते नहीं। तो एक जो फाइनेंशियल सलाहकार है वो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स तो चूज करके देता ही है, क्योंकि 1500 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, तो आप उसमें से कैसे चुनाव करेंगे कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। तो एक सलाहकार का काम ये भी है कि आपको अच्छे फंड्स तो दे ही दे, लेकिन वो आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर को भी ट्रैक करता है। जब मार्केट डाउन होती है तो आप तो एकदम से विड्रॉ कर लेते हैं अपनी एसआईपी, तो वो आपको एडवाइस करेगा कि नहीं अभी आपको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड तो लॉन्ग टर्म के लिए है और वेल्थ क्रिएशन के लिए है। अच्छे फाइनेंशियल सलाहकार का आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, क्या वो उसने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग जैसे कोर्स किए हुए हैं, कितने सालों से वो इस बिजनेस में है, क्या उसको लोग रिकमेंड करते हैं, क्या उसके नाम से जब उसके क्लाइंट से बात करो तो आपको पता लगेगा कि वो उसको लोग रिकमेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसके जो पोर्टफोलियो कितने सारे क्लाइंट्स हैं जो जिनको वो मैनेज कर रहा है। और ये सब तमाम चीजों को आप अगर देखेंगे, उनकी नॉलेज को देखेंगे, एक्सपीरियंस को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक अच्छा सलाहकार जो है वो आपके लाइफ की पूरी फाइनेंशियल प्लान को बहुत बेहतरीन कर सकता है और पूरे चेंज कर सकता है, आपको बहुत जल्दी आपके गोल्स की तरफ करीब ले जा सकता है। बिल्कुल, तो निवेश की शुरुआत करें, लेकिन एक फाइनेंशियल सलाहकार की मदद से आप अपने सही फैसले ले सकते हैं। ये समझना सभी के लिए बेहद जरूरी है। बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका, विश्वजीत जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।